हाय एवरीवन, आज हम लोग रिलायबिलिटी की बात करेंगे जो टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन का एक स्टेप है। जब आप कोई टेस्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी देखते हैं, उसकी वैलिडिटी देखते हैं और उसका नॉर्म सेट करते हैं। अगर आपने ये तीनों चीजें किसी टेस्ट में किया है तो वो आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, वो आप कहीं भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये आपको जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस पीडीएफ को जो जिसमें रिलायबिलिटी की सारी चीजें हैं, और मेरा टेलीग्राम का चैनल है नेट जेआरएफ साइकोलॉजी बाय डॉक्टर फरहा। तो चलिए देखते हैं रिलायबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले तो रिलायबिलिटी टर्म का मतलब है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं और बार बार सेम सैंपल मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है ऑन सेम सैंपल, है ना, तो ये आपको इसको कह सकते हैं कि आपका टेस्ट रिलायबल है। सेम रिजल्ट ऑन सेम सैंपल, ठीक है। जैसे कि अगर हम डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझें, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको जब भी जरूरत पड़ती है आपकी हेल्प करता है, आपके लिए अवेलेबल होता है, तो आप कह सकते हैं कि आपका फ्रेंड रिलायबल है। लेकिन कभी उसका मूड था तो उसने आपकी हेल्प की, मूड नहीं था, टाइम नहीं था तो उसने हेल्प नहीं की, देन यू कैन से कि रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी का मतलब है जब आप किसी टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आपको सेम सैंपल तो है ही और रिजल्ट भी सेम आ रहा है, ठीक है। और ये अगर किसी टेस्ट में है, इट मीन्स आपका टेस्ट रिलायबल है। इन वन लाइन, आपका टेस्ट इंटरनली कंसिस्टेंट है, या जो रिजल्ट है वो आपको सेम मिलेगा बार बार। ओके, आई होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेकिन एक पॉइंट और यहाँ पर समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी इंटेलिजेंस के टेस्ट पे कोई स्कोर आया आपका 120, नेक्स्ट बार 121 आ गया, तो ये जो डिफरेंस है, इतना माइनर डिफरेंस हम नहीं कंसिडर करते हैं और इसको हम रिलायबल ही मानते हैं। क्योंकि टाइम की वजह से, मान लीजिए 15 डेज का आपने टाइम गैप दिया, तो आज 120 था, 121 हो गया, हो सकता है टाइम गैप की वजह से इतना फ्लक्चुएशन हो गया। इतने कम फ्लक्चुएशन को एरर वेरियांस बोलते हैं, ड्यू टू टाइम सैम्पलिंग, टाइम की वजह से, कंटेंट की वजह से, और हम इसको बाद में कैलकुलेट भी करते हैं। लेकिन हमारा टेस्ट रिलायबल होता है। अगर मेजर डिफरेंस हो, 120 के बाद नेक्स्ट आपका 150 आ गया, तब हमारा टेस्ट रिलायबल नहीं होता है। आई होप कि आपको रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आ गया है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, जिसको हिंदी में परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता कहते हैं। दूसरा है हमारा ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, जिसको समानांतर प्रारूप विश्वसनीयता कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, अर्ध विच्छेदन विश्वसनीयता। और चौथा है हमारा इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी, अंतर मूल निर्धारक विश्वसनीयता। ये वाला हमारा सब्जेक्टिव होता है, इसमें सब्जेक्टिविटी होती है। तो ऐसे टेस्ट जिसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, सब्जेक्टिव टाइप का होता है, जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट है आपके, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट मेनली, और आपके क्रिएटिव टेस्ट हैं, वो आपके इंटर स्कोरर होते हैं। ठीक है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। पहला हमारा जो है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसमें आपका जो टेस्ट होता है वो एक ही टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट एक होता है जिसको आप दो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। यू हैव टू एडमिनिस्टर दैट टेस्ट ट्वाइस, ठीक है। आज आपने कोई टेस्ट को एडमिनिस्टर किया, ठीक है, तो एक स्कोर आया आपका, स्कोर ऑफ 1, और उसके बाद 15 डेज का आपने टाइम गैप दिया, उसके बाद फिर से सेम टेस्ट एडमिनिस्टर किया, तो फिर आपको फिर से स्कोर मिलेगा, दैट इज स्कोर 2। फिर इसके बीच में आप कोरिलेशन देखेंगे। अगर आपका कोरिलेशन हाई है तो इसका मतलब इस टेस्ट की टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हाई है। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन जिसकी हम बात कर चुके हैं, वो एरर वेरियांस होता है, उसको भी हम कैलकुलेट करके एक्सक्लूड कर देते हैं और सिर्फ ट्रू वेरियांस को ही रखते हैं रिलायबिलिटी में, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। इसका हम देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन में सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि 15 डेज का आपको टाइम इंटरवल दिया जाता है। फिर मैचुरेशन और प्रैक्टिस इफेक्ट हो जाता है। एक ही टेस्ट को अगर आप दो बार करेंगे तो प्रैक्टिस और मैचुरेशन इफेक्ट आ जाता है। चलिए, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट इसमें टेम्पोरल है, मतलब टाइम बेस्ड है। आपका जो है, जो जितने ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी, जितना कोरिलेशन हाई होगा, उतना रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट भी हाई होगा, ठीक है। एरर वेरियांस यहाँ पे क्या होगा, टाइम सैम्पलिंग, टाइम की वजह से ही एरर आएंगे। आज 20 आया है, कल 21 आ गया, 31 आ गया, तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो एरर आ रहे हैं, दैट इज ड्यू टू टाइम वेरियांस। चलिए नेक्स्ट हमारा है ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। यहाँ पर आपको दो फॉर्म्स या दो टेस्ट होते हैं। दीज टू टेस्ट आर इक्विवेलेंट, सिमिलर, पैरेलल भी बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और कंपेरेबल फॉर्म्स बोलते हैं।
तो सबसे ज्यादा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू सिमिलर और इक्विवेलेंट टेस्ट एंड यू कैन एडमिनिस्टर इट साइमल्टेनियसली और यू कैन एडमिनिस्टर इट विद फोर्टनाइट वाला जो हमने टेस्ट रीटेस्ट में देखा। टेस्ट रीटेस्ट में डबल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, 2 बार हमको एडमिनिस्टर करना होता है। ऑल्टरनेट फॉर्म में हम सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं कि हमने एक साथ ही किया और 2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास अगेन 2 स्कोर्स रहेंगे और 2 स्कोर्स अगर हमारे पास है तो हमने दोनों ही स्कोर्स के कोरिलेशन देखे, कोरिलेशन हाई हुआ तो हमारा रिलायबल है डेटा, हमारा टेस्ट रिलायबल है। चलिए, तो इसमें ऑल्टरनेट फॉर्म इमीडिएट रिलायबिलिटी है, ऑल्टरनेट फॉर्म डिलेड रिलायबिलिटी है। इमीडिएट रिलायबिलिटी मतलब आपने फॉर्म ए या टेस्ट ए एडमिनिस्टर किया और उसके बाद टेस्ट बी एडमिनिस्टर किया। डिलेड में आपने टेस्ट ए एडमिनिस्टर किया, 15 डेज का गैप दिया, उसके बाद टेस्ट बी एडमिनिस्टर किया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि जो आपका टेस्ट ए है और टेस्ट बी है बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, मतलब आपके नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल होने चाहिए, डिफिकल्टी ऑफ आइटम्स शुड बी इक्वल। ठीक है, और टाइम टेकन जितना भी टाइम लग रहा है वो भी इक्वल होना चाहिए। इसमें सब कुछ बिल्कुल सेम इक्वल होना चाहिए, मिरर जैसा होना चाहिए, मतलब ए आपका जो फॉर्म है दैट शुड बी मिरर ऑफ फॉर्म बी। लेकिन यहाँ पर एक जो डिफिकल्टी आती है वो जरूरी नहीं है कि आपका इतना इक्विवेलेंट फॉर्म मिल ही जाए या इतना इक्विवेलेंट टेस्ट मिल ही जाए, तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी इसमें यही आती है। चलिए, इसमें रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट क्या है कि आपके पास सेम या सिमिलर हो सकता है, टेस्ट अवेलेबल ना हो। एरर वेरिएंस टाइम सैम्पलिंग भी हो सकता है अगर आपने डिलेड वाला किया है, और कंटेंट सैम्पलिंग भी हो सकता है। लेंथ अगर आपने इमीडिएट किया है तो इसमें लेंथ नहीं है, फौरन फौरन हो जाता है, और अगर आपने डिलेड वाला किया है तो फोर्टनाइट हो जाता है। चलिए, स्प्लिट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहाँ से तो कई बार आ चुका है, पैराग्राफ भी आ चुका है। तो मेनली यहाँ पर टेस्ट एक ही होता है जिसको हम स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, 2 टेस्ट बना देते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हम एक ही बार टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो हम ये जो डिवाइड करते हैं टेस्ट को, चाहे तो ऑड के बेसिस पे करते हैं और इवन के बेसिस पे और डिफिकल्टी ऑफ कंटेंट की बेसिस पे करते हैं। चलिए ये देख लेते हैं इसमें रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट क्या होता है। यहाँ पे रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट इंटरनल कंसिस्टेंट होता है, मतलब जो आपके आइटम्स है वो इंटरनली कंसिस्टेंट होते हैं। यहाँ पर जो एरर होता है दैट एरर इज ड्यू टू कंटेंट सैम्पलिंग, और लेंथ ऑफ इंटरवल नन होता है क्योंकि यहाँ पर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। चलिए, ऑड इवन का मतलब है कि आपने फर्स्ट वाले ऑड में आपने 1, 3, 5, 7 ये वाले आइटम्स रखे, जितने भी ऑड नंबर पे आइटम्स आते हैं। इवन में आपने इवन वाले नंबर्स वाले आइटम्स को रखा है 2, 4, 6, 8, और कंटेंट की बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं अपने आइटम्स को। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों जो आपने डिवाइड किया है दोनों ही हाफ आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर पेयर्सर कोरिलेशन लगाएंगे दोनों ही टेस्ट के, क्योंकि आपके पास ऑड का भी आपने हाफ हाफ किया है, ऑड और इवन। अगेन यू हैव 2 स्कोर्स, इनके बीच में आप कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे दोनों ही हाफ का। उसके बाद रिलायबिलिटी चेक करेंगे विद स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला भी बहुत बार आता है, और ये 2 तरह से हम इसको देख सकते हैं। जब आपने किसी टेस्ट को, मान लीजिए आइटम्स 100 थे, फिर आपने 120 कर दिया, 140 कर दिया या 80 कर दिया, क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि जितना हमने इनिशियल में आइटम्स लिया था बाद में भी हम उतने ही आइटम्स को यूज करें। कभी कभी कुछ आइटम्स एलिमिनेट हो जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिफिकल्टी है, बहुत सारी चीजें हैं, डिफिकल्टी इंडेक्स सही नहीं था या वो मेजर सही नहीं कर रहा था, और कभी कभी कुछ फैक्टर्स एक्सक्लूड होते हैं, कुछ ऐड भी हो जाते हैं। तो जब हमारे एन चेंज होते हैं, मतलब टेस्ट आपका लेंथनिंग हो रहा है या शॉर्टनिंग हो रहा है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पर जो एन है, नंबर ऑफ टाइम्स द टेस्ट हैज बीन लेंथेंड और शॉर्टेंड, मतलब आपने कितनी बार टेस्ट को बढ़ाया है, कितने टाइम्स घटाया है, वो है ये आपका एन। आर आपका यहाँ पे जो है वो है आपका जो अपने ऑब्टेन रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है, और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको जब भी दिया जाता है स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला, तो हो सकता है लिखा हो कि 5 टाइम्स टेस्ट को बड़ा किया गया, 6 टाइम्स टेस्ट को छोटा किया गया, तो वहां पे एन आपका ये आएगा। बाकी ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट भी दिया जाएगा आपको, उसको आप ऐड करके स्पीयरमैन ब्राउन कोरिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको कंप्लीट टेस्ट दिया है, मतलब अगर ऑड
और इवन के बीच का कोरिलेशन दिया है 0.6, जो आपका एक पैराग्राफ में आ चुका है। तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1 लिखेंगे। 2 कब हो जाएगा ये फॉर्मूले का, जब हमने सिर्फ ऑड का 0.3 दिया है, इवन का नहीं दिया है या दोनों का नहीं दिया है, तब हम उसको ट्वाइस कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास एक ही हाफ का डेटा है, दूसरे हाफ का नहीं है, तो हम उसको ट्वाइस कर लेंगे। अदरवाइज हम 1 के थ्रू कर लेंगे, 1 फिर जो भी आपका आर आया है फिर 1 प्लस आर। ओके, तो ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार आपको सिर्फ हाफ डेटा दिया जाए, फिर आपको 2 यहाँ पे यूज करना होगा। ओके, ये भी स्पीयरमैन ब्राउन करेक्शन फॉर्मूला है। फिर एक फॉर्मूला आपका रुलॉन ने दिया है स्प्लिट हाफ की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। मेनली यहाँ पर ये वेरियांस को लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि अगर 120 है फिर उसके बाद 121 आ गया, तो यहाँ पर वेरियांस भी आ रहा है। तो मेनली रुलॉन ने जो बात की है वो वेरियांस पर फोकस किया है कि कोई भी टेस्ट के अगर हम वेरियांस को इवेलुएट करें तब भी हम रिलायबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारी मैक्सिमम रिलायबिलिटी 1 होती है, तो 1 माइनस आपका जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो वेरियांस है वो हमने लिया, और फिर हमने टोटल वेरियांस लिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया टोटल वेरियांस से। अब हमारे पास जो भी यहाँ पे डेटा आया है उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू वेरियांस, और ये ट्रू वेरियांस ही रिलायबिलिटी है। तो ये जब आप वेरियांस के थ्रू आप जो है रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, जो रुलॉन ने फॉर्मूला दिया है वो आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है, जहाँ पे हम सिर्फ वेरियांस को लेते हैं, टोटल वेरियांस और जो भी आपका वेरियांस है उस पर्टिकुलर आइटम पर। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको याद रहेगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुडेर रिचर्डसन का जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके एग्जाम में भी आ चुका है, वो डाइकोटोमस वेरिएबल पे होता है। जब जब आपके वेरिएबल्स डाइकोटोमस होते हैं या डाइकोटोमी होती है, तब आप उसमें कुडेर रिचर्डसन रिलायबिलिटी यूज करते हैं। इसमें जैसे पास है, फेल है, राइट है, रॉन्ग है, तो इस तरह के आइटम्स लिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपके जो भी आइटम्स हैं या कुडेर रिचर्डसन में जो भी चीजें आप मेजर कर रहे हैं वो हाईली होमोजेनस होना चाहिए, होमोजेनाइटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर होमोजेनाइटी नहीं है तो आप कुडेर रिचर्डसन नहीं कर सकते, या फिर आप ये कह सकते हैं हेट्रोजेनाइटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा होमोजेनस होना चाहिए जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। और टेस्ट आपका एक ही फैक्टर को मेजर कर रहा हो, और जितने भी आइटम्स है सारी डिफिकल्टी को, सब सारी आइटम्स की जो डिफिकल्टी है वो सेम होनी चाहिए। फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग ये वाला। इसमें रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट n आपके नंबर ऑफ आइटम्स है n-1, फिर हमने वेरियांस टोटल लिया, t लिखा हुआ है टोटल हो गया, और e सिग्मा p आपके नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स या कितने कैंडिडेट्स पास हुए, नंबर ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्सेज और कितने कैंडिडेट्स ने उस आइटम को गलत किया है उनका हम सिग्मा लेंगे, एंड टोटल वेरियांस। तो ये फॉर्मूला आपका कुडेर रिचर्डसन का है जब हमारे पास डाइकोटोमस ऑप्शंस होंगे तब। अगर मान लीजिए डाइकोटोमस नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए डाइकोटोमस आइटम रहेगा तो कुडेर रिचर्डसन, डाइकोटोमी नहीं है देन यू विल यूज कोएफिशिएंट अल्फा। ठीक है, दोनों सेम होता है, डिफरेंस ये है कि अगर डाइकोटोमी है तो कुडेर रिचर्डसन, अदरवाइज यू विल बी कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट अल्फा। चलिए, और जब कोएफिशिएंट अल्फा होगा तब आप ईपीक्यू नहीं करेंगे, तब आप वेरियांस लेंगे पर्टिकुलर आइटम के पूरे टोटल। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल वेरियांस फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब आपका कुडेर रिचर्डसन होगा तो सिग्मा पी क्यू मतलब करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर, और अगर आपका जो है कोएफिशिएंट वाला रहेगा तो आप फिर सारे आइटम्स का वेरियांस का टोटल ले लेंगे। ठीक है, चलिए, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी आपकी सब्जेक्टिव होती है, जैसा कि अभी हमने बात किया है। इसमें आप सिंपली क्या करते हैं, सब्जेक्टिविटी होती है, क्रिएटिव टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, मेनली प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, उनमें हम यूज करते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई सारे जजेस होते हैं, वो आइटम्स को डिसाइड करते हैं कि ये क्या इस पर्टिकुलर डायमेंशन को टैप कर रहा है या नहीं कर रहा है, और बेस्ड ऑन दी अग्रीमेंट या नंबर ऑफ कितने ज्यादा जजेस ने एक पर्टिकुलर आइटम पर रेटिंग की है उसके बेसिस पर हम आइटम्स को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, सिंपल है, इजी है। इसमें आपका जो एरर वेरिएंस होगा वो क्या होगा, इंटर स्कोर डिफरेंसेस होंगे कि आपने किसी और पर रेटिंग कर दी, मैंने किसी और पर कर दी, तो इसकी वजह से आपके डिफरेंसेस आ सकते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल नन होता है इसमें। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करने के लिए, ये टेबल एग्जाम में भी आ सकता है। तो 1 एडमिनिस्ट्रेशन वाले टेस्ट, 2 एडमिनिस्ट्रेशन वाले, और फॉर्म्स कितने रिक्वायर्ड है। अगर एक फॉर्म है, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप स्प्लिट हाफ कह सकते हैं, कुडेर रिचर्डसन कह सकते हैं। 2 एडमिनिस्ट्रेशन है तो ऑब्वियसली टेस्ट रीटेस्ट है, और एक ही बार में होता है टेस्ट रीटेस्ट।
दो फॉर्म है, ऑल्टरनेट फॉर्म, इमीडिएट। ऑल्टरनेट वाले में हमारे पास दो फॉर्म होते हैं, लेकिन हम वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो इमीडिएट होगा, और अगर हम डबल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो डिलेड होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है और ये आपके एग्जाम में भी आ चुकी है, और ये आपका नेट के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग एज इट इज आया हुआ था कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या है और इसमें सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, तो इसमें एरर का सोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली टाइम, क्योंकि टेस्ट तो सेम है लेकिन डिफरेंट टाइम में हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है ड्यू टू टाइम गैप आ रहा है। ऑल्टरनेट फॉर्म इमीडिएट में आपका कंटेंट सैम्पलिंग है, ऑल्टरनेट फॉर्म में डिलेड में आपका टाइम का भी एरर है और कंटेंट का भी एरर है। ठीक है, स्प्लिट हाफ में आपका मेनली कंटेंट का है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कुडे रिचर्डसन एंड कोएफिशिएंट अल्फा हमें पता है कि यहाँ पे कंटेंट सैम्पलिंग की वजह से हो सकता है, और अगर हेट्रोजेनस सैंपल है तो भी हमारे यहाँ एरर वेरिएंस यहाँ पे हो सकता है। इंटर स्कोरर में आपका इंटर स्कोरर डिफरेंसेस हो सकते हैं। चलिए, अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी में देखें कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या होते हैं, तो इट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका स्प्लिट हाफ मेथड होता है, जिसमें आपका जो टेस्ट है वो विद इन अपने जो उसके आइटम्स है कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट होंगे तो आपका टेस्ट इंटरनली रिलायबल है, और जब कोई टेस्ट इंटरनली रिलायबल होता है तभी वो एक्सटर्नल भी रिलायबल होगा। एक्सटर्नल का मतलब आज यूज किया फिर नेक्स्ट टाइम यूज किया, टेस्ट अभी भी सेम चीज मेजर कर रहा है, कंसिस्टेंसी। चलिए, जब भी हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिलायबिलिटी देखते हैं, तो उसमें दो चीज देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड अल्फा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कोई टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो क्या डेटा सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पर डबल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। अल्फा कोएफिशिएंट मेनली इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है कि एक ही एडमिनिस्ट्रेशन में अगर दो फॉर्म भी यूज कर रहे हैं सेम सेम वाले, तो उनके बीच में कितना हाई कोरिलेशन है। तो जब भी आप कोई टेस्ट बनाएं उसकी रिलायबिलिटी चेक करें तो आपको ये दोनों चीजें देखनी होंगी कि टाइम गैप के साथ भी रिजल्ट कंसिस्टेंट है, और आपका जो अल्फा कोएफिशिएंट है जो उसके कंटेंट है इंटरनली भी कंसिस्टेंट है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैलिडिटी की बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं तो नेट जेआरएफ साइकोलॉजी बाय डॉक्टर फराह इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ वहीं पे शेयर हो जाएगी।